हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाइंग। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन की एंड पॉइंट की। क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं उनकी थ्योरी को तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनकी इक्वेशन होती है उन इक्वेशन पर हम इतना फोकस नहीं करते। तो यही ऐसी इक्वेशन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती हैं। और अगर हम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं और इन इक्वेशन को हम करके आते हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसी कुछ इक्वेशन की जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। हम बात करते हैं पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन टेम्परेचर कैसा होगा, जीरो होगा, उसे बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि इसमें चेंज इन प्रेशर कैसे होगा, जीरो। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, आइसोबारिक प्रोसेस। अगला है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें चेंज इन वॉल्यूम कैसी होगी, जीरो। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कि हम आइसोकोरिक प्रोसेस। अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि जिसमें चेंज इन हीट क्या होगी, जीरो। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगला नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी, जीरो। कुछ बुक में क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है उसको दिखाया गया है डेल्टा यू से, और कुछ बुक में हुआ है सो ये डेल्टा ई से। तो दोनों क्या है, सेम ही होते हैं। और ये क्या होती है भाई, चेंज इन एंथैल्पी। तो यानी कि साइक्लिक प्रोसेस जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी, जीरो। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, साइक्लिक प्रोसेस। आगे बात करते हैं ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। बोस भाई, ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्जिबल होते हैं या इरिवर्जिबल होते हैं। तो ध्यान रखना कि ऑल नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्जिबल इन नेचर। आगे बात करते हैं हीट फ्लो या एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टम, यानी कि जब भी कोई हीट सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होती है तो उसका साइन कैसे होता है, पॉजिटिव का। और हमें पता है कि जब भी कोई सिस्टम कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। आगे बात करते हैं हम हीट आउट ऑफ द सिस्टम, यानी कि जब भी कभी हीट सिस्टम के थ्रू रिलीज होगी तो उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। और साथ ही साथ जब हीट रिलीज होगी तो उस सिस्टम के अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव, यानी कि कैसी होगी, डिक्रीज होगी। तो इसी वजह से इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। आगे बात करते हैं हम वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि जब वर्क कैसा होता है, सिस्टम के ऊपर होता है तो उसका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उसका साइन कैसा होगा, माइनस डब्लू। ओके, आगे बात करते हैं हम वर्क डन इक्वल होता है माइनस फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ए मल्टीप्लाई एल। यानी कि जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है या कंप्रेस होती है तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है V1 से V2। तो जो पिस्टन होता है, इस पिस्टन का ये जो एरिया होता है इसे बोलते हैं हम क्या, ए से डिनोट करते हैं। और जब ये पिस्टन एक पोजीशन से अदर पोजीशन पर जाता है तो इसके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं हम क्या, लेंथ। और यही क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम दिखाते हैं किसके, डेल्टा वी से, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं माइनस एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई डेल्टा वी। यह हम बोल सकते हैं वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल माइनस एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई V2 माइनस V1। अगले पॉइंट की बात करते हैं मैक्सिमम वर्क इज पॉसिबल इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वर्क तभी होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर कैसे होगा, मैक्सिमम होगा। और ये दिस इज पॉसिबल, यानी कि ये कब होगा, वैन जब द प्रोसेस इज क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई कौन से सिस्टम में वर्क डन ज़्यादा होता है, यानी किस प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होता है, रिवर्सिबल में ज़्यादा होता है या रिवर्सिबल में ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखना कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे उसके अंदर मैक्सिमम वर्क डन होता है, ना कि रिवर्सिबल में। ओके, आगे बात करते हैं हम अगला पॉइंट है इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम के थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, यानी कि
चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो कैसे हो जाती है, इंक्रीज। तो इसी वजह से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। इफ एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम, तो क्या होगा कि जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी थी ऑफ द सिस्टम तो कैसी होगी, वो डिक्रीज होगी। तो इसी वजह से जो चेंज इन इंटरनल होगी उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। आगे बात करते हैं हम अपने वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो उसमें जो वर्क डन होगा वो होगा -2.303 NRT log V2 अपॉन V1, या हम बोल सकते हैं -2.303 NRT log P1 अपॉन P2, क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती हैं। और इनमें जो 4 ऑप्शन हो गए और हमें इन इक्वेशन का पता है तो हम उसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो अगली इक्वेशन है वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो वो होती है माइनस एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई डेल्टा वी, या हम इसे बोल सकते हैं मल्टीप्लाई V2 माइनस V1। आगे बात करते हैं हम इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि किसी भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, जीरो होगी, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इट इज बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो कैसा है, आइसोथर्मल, यानी कि वो कैसा है, डेल्टा T इक्वल 0। तो जब वो T क्या है, यानी कि जो टेम्परेचर है और जो इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कैसी होगी, 0 होगी। अब बात करते हैं हम क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट माइनस वर्क डन। तो हम जब बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ होगा वो क्या होगा। तो हमें पता है कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो कैसे होती है, 0। तो हमने बात की फर्स्ट लॉ की, तो इसमें ये जो होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो कैसे होगी, 0। तो क्या होगा कि हीट इक्वल होगी किसके, वर्क डन के। अगले केस की बात करते हैं हम, तो फॉर आइसोक्रोरिक प्रोसेस में होता है जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कैसी होगी, 0। और हमें पता है जो फर्स्ट होता है वो होता है डेल यू इक्वल क्यू माइनस डब्लू, और जो डब्लू होता है वो क्या होता है, PdV, और जो dV है यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, dV 0 है, तो इसी वजह से क्या होगा, डेल्टा U इक्वल क्या होगा, क्यू। अगले पॉइंट की बात करते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में होती है जो चेंज इन हीट है वो कैसी होती है, 0 होती है। तो इसी वजह से क्या होगा, इस केस में फर्स्ट लॉ के अंदर डेल्टा U क्या होगा, इक्वल माइनस वर्क डन के। तो ये 4 ऐसे प्रोसेस हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं कि भाई किस प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या होगा। आगे बात करते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। केस नंबर 5 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हमें पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर जो चेंज इन टेम्परेचर वो कैसा होता होगा, 0। और ये क्या हमारा फर्स्ट लॉ, डेल U इक्वल क्यू माइनस डब्लू। तो जब ये 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब ये 0 होगा तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हीट होगी वो इक्वल होगी इसके वर्क डन के इक्वल होगी। आगे बात करते हैं हम अपने एंथैल्पी या हीट कांस्टेंट, यानी कि H, क्योंकि एंथैल्पी को डिनोट करते हैं किससे, H से। तो ये होता है H इक्वल U यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस PV। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, यानी कि जो एंथैल्पी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, पाथ फंक्शन पर डिपेंड नहीं करती। एंड ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो एंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, साथ साथ क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब बात करते हैं हम चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल V। और हम पता कि जो गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल nRT। अगर हम बात करते हैं P डेल V, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल nRT। तो जहाँ पे P डेल V है,
फीड डेल यू है, वो सॉरी फीड डेल वी है, उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एन आर टी। तो यानी कि जो चेंज इन एंथैल्पी है वो एग्जाम में हमें ऐसे भी दिखाई दे सकती है और वो ऐसे भी आ सकती है। तो जो भी ऑप्शन उसमें 4 ऑप्शन में से होगा तो हमें वो लिख के आना, बस हमें पता कि जो चेंज इन एंथैल्पी है वो क्या होती है। अब बात करते हैं कि जो ये डेल्टा एन है वो क्या है। तो डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फॉर्म। तो ये हमें पता है कि जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो भी कोई स्टेट होता है 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन हम जो डेल्टा एन की बात करते हैं तो हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो क्या होंगे, गैस फॉर्म में होंगे, ना कि सॉलिड लिक्विड फॉर्म में। तो बहुत सी बार क्या होता है, बच्चे जो है एग्जाम में जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि वो किस फॉर्म में। तो हमें केवल वही प्रोडक्ट को काउंट करना है कि जो गैस फॉर्म में होंगे, ना कि सॉलिड एंड लिक्विड वालों को काउंट करना है। आगे बात करते हैं कि अगर डेल्टा एन का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, डेल एच ग्रेटर देन डेल यू। अगर डेल्टा एन का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डेल एच लेस देन डेल यू। क्योंकि ऐसी इक्वेशन भी बहुत सी आ जाती है, वो तुम्हें एक इक्वेशन देगा और बोलेगा कि इसके लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के अंदर क्या रिलेशन है। तो उसमें ये 4 ऑप्शन होंगे कि इसमें ग्रेटर देन एच, लेस देन एच, इक्वल एच या अदर कोई ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, उस टाइम में हम इस डेल्टा एन को कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस फॉर्म। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो उसमें मॉलिक्यूल हैं वो किस फॉर्म में है, हमें केवल गैस वाले फॉर्म को लेना, ना कि सॉलिड और लिक्विड वाले को काउंट करना है। केवल हमें गैस वाले मॉलिक्यूल को ही काउंट करना है बस। और उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, डेल्टा एन। आगे हम बात करते हैं किसकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसे सिस्टम है कि जब सिस्टम से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब बात करते हैं कैसे, मानो कोई हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी कन्वर्ट हो गया सी प्लस डी के अंदर। अब बात करते हैं इसके हम एनर्जी डायग्राम की। तो इसमें क्या होगा, तो हमें पता है कि जब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, ए प्लस बी को रिएक्टेंट, जो रिएक्शन के इधर की साइड थे। जब ये रिएक्टेंट, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो जब ये स्टार्ट होगी तो जब इनके बॉन्ड, बीच का बॉन्ड बनेगा, ब्रेक होगा, तो एक ऐसी स्टेट होगी जो जहाँ पर इसकी एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो उस स्टेट को बोलते हैं हम क्या, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन स्टेप। उसके बाद क्या होगी, जब ये ट्रांजिशन स्टेप के बाद आगे फॉलो होगी, तो यानी कि जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी सी प्लस डी। तो हमें ये दिखाई देगा कि जब हम यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इसकी जो एनर्जी थी रिएक्टेंट की वो हाई थी, और जब प्रोडक्ट बना तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, रिएक्टेंट से लो है। तो इस एनर्जी से लेके इस पॉइंट तक का बीच, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट, तो इसको बोलते हैं हम क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ से जो इस रेक्टेंट से लेके इस प्रोडक्ट के बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं हम, डेल्टा एच एनर्जी, जहाँ बोल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी। और ये जो एनर्जी होगी इसे बोलते हैं हम क्या, एनर्जी रिलीज, जो रिएक्शन में रिलीज होती है। तो मैं इसमें 3-4 पॉइंट का ध्यान रखना कि जो रेक्टेंट की एनर्जी और एक ट्रांजिशन स्टेट की जो बीच की जो एनर्जी होती है इसे वो क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी। और रेक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट की जो बीच की यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है इसे क्या बोलते हैं हम, चेंज इन एंथैल्पी, जो क्या होगी, ये रिलीज एनर्जी होगी। क्योंकि रेक्टेंट की एनर्जी कैसी है, हाई, प्रोडक्ट की जो एनर्जी वो कैसी है, लो। तो इसी वजह से जो होगा इसका जो साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आता है। वो कैसा आता है देखते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, डेल्टा एच। तो यहाँ पर हमने बात की, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को सोल्व करते हैं कि उसमें से उसमें कितना चेंज हुआ, तो जो बाद वाली स्टेट होती है उसमें से क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं। तो इसमें भी सेम कैसा होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये वाली माइनस एंथैल्पी ऑफ रेक्टेंट ये वाली। तो हमें पता है कि जो इस टाइम रेक्टेंट की जो एनर्जी वो कैसी है, हाई, और प्रोडक्ट की जो एनर्जी वो कैसी है, लो। जो हम इसको सोल्व करेंगे तो जहाँ पर जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, माइनस। क्योंकि जो रेक्टेंट की एनर्जी है वो कैसे इस टाइम हाई है, रेक्टेंट की एनर्जी कैसी है, हाई, किससे, प्रोडक्ट से। तो इसी वजह से जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं इसमें जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज रिलीज होगी, उसका साइन कैसे होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। और हम पता है कि जब किसी भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, डिक्रीज होगी। तो उसी वजह से उसका साइन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन की अपनी। तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस।
तो इसमें भी सेम कैसे होगी, हमने कोई अपनी केमिकल रिएक्शन ली, A + B कन्वर्ट हो गया C + D में, तो ये क्या होता है हमारा रिएक्टेंट और ये क्या होंगे हमारे प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसी होती है, यानी कि जो उसका एनर्जी डायग्राम होगा वो कैसे होता है। ये क्या है, कोई रिएक्टेंट, यानी कि या तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक कंडीशन, एक यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, उसको बोलते हैं हम क्या, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन स्टेप। उसके बाद जब ये आगे प्रोसेस होगा, यानी कि जहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा और जो रिएक्टेंट है, तो इसमें जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी वो कैसी थी, लो, और जो प्रोडक्ट बना उसकी जो एनर्जी वो कैसी है हमारी, हाई। और हमें पता कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी और ये जो हाई एनर्जी होगी, जो ट्रांजिशन स्टेट वाले की जो बीच का जो गैप होता है एनर्जी का, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो प्रोडक्ट से लेकर रिएक्टेंट के बीच की जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइम की जो रिएक्टेंट की एनर्जी वो है लो और प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, हाई। तो ये इस टाइम क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो इसी वजह से यहाँ हम बोल सकते हैं कि डेल्टा H इक्वल प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस यहाँ पे क्या है ये रिएक्टेंट, तो यहाँ इधर क्या होगा, डेल्टा H इक्वल प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो हमें पता कि जो इस टाइम प्रोडक्ट की एनर्जी वो कैसी है, हाई, रिएक्टेंट की कैसी है, लो। तो इसी वजह से जो यहाँ पे साइन आएगा चेंज इन एंथैल्पी का वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो एनर्जी है किसी प्रोडक्ट की वो हाई है देन रिएक्टेंट से। वो हमें पता है कि जब भी किसी सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसमें जो चेंज इन वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कैसे होगी, इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से इसका जो साइन आएगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक चीज़ होगी कि हम एक चीज़ पर ध्यान दें, वो ये है कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो किस प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। तो हमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है देन किससे, एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होगा हमारा, जैसे ये प्रोसेस था, क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कैसी थी, लो थी। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई किस प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, एक्सोथर्मिक में होगी या एंडोथर्मिक में होगी। और हमें पता है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में होता है ये गैप कैसा होता है, बीच का कम होता है, लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस में ये क्या होता है, गैप कैसा होगा, ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। जो ये गैप है ये कैसा है, ज़्यादा। तो हम क्या कहेंगे कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे, यानी कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगे उसके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी वो होगी कैसी, हाई होगी देन एक्सोथर्मिक प्रोसेस से। आगे बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। तो बात करते हैं पहले एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम बात करते हैं एट कांस्टेंट पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो वो होती है H2 माइनस H1 इक्वल सी ब्रैकेट में T2 माइनस T1। और इस इक्वेशन को बोलते हैं हम किरचॉफ इक्वेशन। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आएगा कि वो आपको पूछेगा कि भाई एट कांस्टेंट प्रेशर पर किरचॉफ इक्वेशन कौन सी होगी, या फिर बोल सकता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किरचॉफ इक्वेशन कौन सी होगी। तो हमें ये ध्यान देना कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आएगा, डेल्टा H आएगा, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या आएगा, डेल्टा U। क्योंकि जो एंथैल्पी होती है वो होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या आएगा, डेल U2 माइनस डेल U1 इक्वल डेल Cp T2 माइनस T1। तो ये क्या हमारी दो किरचॉफ इक्वेशन। वो क्वेश्चन कैसा आएगा कि वो आपको कोई चार इक्वेशन देगा और पूछेगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सी किरचॉफ इक्वेशन फॉलो होती है। अगर आपको पता है तो आप उसको डायरेक्ट लगा के आ सकते हो एग्जाम में। आगे बात करते हैं हम क्या, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता क्या है कि जब भी हम रियल गैस को इन एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर एक्सपेंड करते हैं इन फाइन होल से
एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, तो उसमें क्या कि जो रियल गैस होंगे वो क्या हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं, नहीं ठंडी हो जाती हैं। लेकिन जो हीलियम एंड जो हाइड्रोजन गैस होंगी वो कूल नहीं होती, वो कैसी होती हैं, हीटअप हो जाती हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, कि जिसमें हम किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, किसमें एक्सपेंड करते हैं, इन फाइन होल में, इन ए एडियाबैटिक सिस्टम में। तो उसमें क्या गैस क्या हो जाती है, कूल हो जाती हैं। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं हम क्या, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है डेल टी अपॉन डेल पी की होल एच, और ये एच होता है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि जब ये प्रोसेस अप्लाई होता है तो इसमें जो एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, कॉन्स्टेंट। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। अब बात करते हैं कि जो ये जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है, अगर इसको हम कूलिंग की बात करते हैं तो ये होता है ग्रेटर देन जीरो, बट इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। अगर हम बात करते हैं फॉर हीटिंग की, तो जो इसका ये होगा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट लेस देन जीरो, बट इसका साइन कैसे होगा, पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं कि अगर गैस ना तो हीटअप होती है और ना ही कूल होती है, तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कैसे होगा, जीरो होगा। आगे बात करते हैं, एवरी गैस हैज ए डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच द साइन ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट चेंज फ्रॉम negative to positive. Such a temperature is called inversion temperature. It is the temperature below which a gas becomes cool on expansion. Inversion temperature is negative for hydrogen and helium. आगे बात करते हैं हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि बहुत से बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होगा आइडियल गैस के लिए वो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या कुछ अदर होगा। तो हमें ये ध्यान रखना कि जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है वो ऑलवेज किस पर अप्लाई होता है, रियल गैस पे, ना कि आइडियल गैस पे। तो जब भी कभी आइडियल गैस की बात होगी तो हमें क्या बताना कि जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है ऑफ एन आइडियल गैस वो कैसा होगा, जीरो होगा, बिकॉज आइडियल गैस नो हीटिंग या कूलिंग इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना कि जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है वो रियल गैस पे अप्लाई होगा, ना कि आइडियल गैस पे। क्योंकि हम बात करते हैं कि जब वो एक्सपेंड होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, तो जो रियल गैस होते हैं उनके बीच में क्या अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साथ एक्सपेंड होते हैं तो उनके बीच में जब वो अट्रैक्शन लूज होता है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पर गैस कूल हो जाती हैं। क्योंकि क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि डिक्रीज होंगी। लेकिन जो आइडियल गैस होगी तो उन मॉलिक्यूल में क्या अट्रैक्शन नहीं होता, तो इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसी वजह से तो ना पे वो हीटिंग होती है और ना ही वो कूलिंग होती है। तो इसी वजह से जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है आइडियल गैस के लिए, जीरो होगा। ये क्वेश्चन बहुत से बार ऐसे हो जाता है कि डेल ई अपॉन डेल वी की होल टी फॉर एन आइडियल गैस क्या होगा, जीरो होगा। तो बहुत से बार क्या होगा कि वो एग्जाम में इस इक्वेशन को देगा, उसके लिए पूछा कि इसके लिए क्या वैल्यू होगी, या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वन होगा, क्या होगा। तो हमें ध्यान रखना कि जो डेल ई अपॉन डेल वी की होल टी है फॉर एन आइडियल गैस के लिए क्या होगी, जीरो होगी। अब बात करते हैं हम क्या, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो जो इन्वर्जन टेम्परेचर वो होता है 2A अपॉन आर बी, यहाँ पे ए एंड बी क्या हो, वन बाय वोल्ट फोर्स कॉन्स्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऐसे भी आ जाती हैं। वो पूछेगा कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, तो हमें ये ध्यान रखना कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पॉजिटिव तब होगा वैन जब डेल 2A अपॉन आर टी ग्रेटर देन बी होगा। तो हमें ध्यान रखना कि जब भी कभी 2A अपॉन आर टी ग्रेटर देन बी होगा तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करें कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव वैन जब 2A अपॉन आर टी लेस देन बी होगा। अगर हम बात करें कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा, वो कब होगा, जब 2A अपॉन आर टी क्या होंगे, इक्वल बी के होंगे। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इसके लिए क्या कंडीशन होंगी। तो हमें ध्यान रखना कि जब ये वाली कंडीशन होगी तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये कंडीशन होगी तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होगा,
नेगेटिव, और जब ये कंडीशन होगी तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो हमें ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट पॉइंट भी क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव फॉर रियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ये 0 होगा, लेकिन रियल गैस के लिए कैसा होता है, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जूल थॉमसन किस पे अप्लाई होता है, रियल गैस पे, ना कि आइडियल गैस पे। अगले लेक्चर में हम जो इनके इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इक्वेशन हम उनको पढ़ेंगे, और ये इक्वेशन ऐसी हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती हैं। तो प्लीज़ इनको नोट कर दीजिए एक अलग कॉपी पे, और जब भी कभी एग्जाम आपका आने वाला हो या एग्ज़ाम अभी इन टाइम हो तो उसको पढ़ के जाना, तो ये एग्ज़ाम में पक्का आपको दिखाई देंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांस बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।